नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आप वॉर्नर पिक्चर की 2011 की मूवी की कहानी सुनेंगे जिसका नाम है कंटेजियन। यह एक मल्टी स्टारर मूवी है जिसमें केट विंसलेट, मॉरियन कोटियार्ड, मैट डेमन, जुड लॉ, ग्विथ पैट्रोल, लॉरेंस विक्सन और इलियट गाइड ने अभिनय किया है। 9 साल बाद ये मूवी कोरोना आउटब्रेक की वजह से एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि इस मूवी की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आजकल की खबरों में हम देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसकी आज के परिस्थितियों से मिलती जुलती है, इसीलिए इसे कोरोना मूवी भी कहा जाता है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं स्टीवन सोडरबर्ग और इसके लेखक हैं बर्न्स। यह फिल्म कई ट्रैकों पे काम करती है, कई किस्से हैं, कई कहानियों के किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म घूमती है। इसमें पहला किरदार है बेथ का, जो अपने काम के सिलसिले में हांगकांग गई है और शिकागो एयरपोर्ट पे रुकी हुई है। वहाँ वो फ़ोन पर अपने किसी दोस्त से मिलने की बात करती है और एयरपोर्ट के कैंटीन के काउंटर पर अटेंडेंट को अपना क्रेडिट कार्ड देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिल्म के अगले सीनों में हमें देखते हैं कि कुछ लोग बेहद बीमार हैं और मौत का शिकार हो रहे हैं। आगे जाकर के हमें पता चलता है कि इन अचानक से होने वाली मौतों के लिए एक वायरस जिम्मेदार है। फिर हम इस मूवी के अगले सीन में जाते हैं और देखते हैं कि एक होटल के अंदर एक लड़की मरी पड़ी हुई है और आगे के सीन में हम हांगकांग की एक ऐसी गोश्त मंडी के बारे में देखते हैं जहाँ पर खुलेआम मांस बिका करता है और कुछ बीमार लोग होते हैं जो कि उस बीमारी की हालत में चलते रहते हैं। ऐसे दृश्य हमने देखे हैं जहाँ चीन की सड़कों पर लोग गिर गिर के मर चुके हैं। इधर बेथ अपने घर मिनेसोटा वापस आती है और बहुत बीमार है। उसकी बीमारी कारण किसी को नहीं मालूम चलती, लेकिन इस बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। बेथ की मौत पर उसके पति को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। बेथ मैट की दूसरी पत्नी है और तभी मैट को खबर मिलती है कि उसका स्टेपसन क्लार्क भी घर पर उसी बीमारी से अचानक मर चुका है और ये बिल्कुल ही समझ से परे होता है कि आखिर इसका कारण क्या है। इधर मौतों के ये जो सिलसिले हैं ये पूरी दुनिया में जारी हो जाते हैं। WHO भी इससे दुखी रहता है और डॉक्टर ऑर्टिस को बुलाता है, जो कि संक्रमण रोगों की एक जानकार हैं। डॉक्टर ऑर्टिस बताती हैं कि ये वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसका मूल कारण का पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोगों से लोगों तक फैलती है और घनी आबादी वाली जगहों में इसके फैलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। अगले सीन में हम पोस्टमार्टम देखते हैं बेथ का, जहां डॉक्टर पाते हैं कि उसकी मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है, यानी ये वायरस ब्रेन पर असर करता है। अब हमें डॉक्टर मेयर केट विंसलेट हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैट अपनी सगी बेटी लॉरी से कहता है कि वो ठीक है, लेकिन लॉरी कहती है कि नहीं, वो उसके साथ रहेगी क्योंकि क्लार्क और बेथ के मौत के बाद वो अकेली है। इधर बेथ के होम टाउन मिनेसोटा में डॉक्टर मेयर्स जाती हैं और वहाँ के अधिकारियों को, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को बताती हैं कि यह एक खतरनाक बीमारी है। ये जिस वायरस से हो रहा है वो वायरस बिल्कुल नए तरह का है। ये पोलियो या स्मॉल पॉक्स से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़रूरी है कि इसकी सही से जांच पड़ताल हो, और ये नोवल कोरोना वायरस जैसा एक वायरस है। 7वां दिन इधर CDC डिपार्टमेंट के अधिकारी डॉक्टर सेवर अपने लोगों को बताते हैं कि इस बीमारी से बचने का एक तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सिवर के कहने पर स्थानीय स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाती हैं, लोगों को घर पे रहने की सलाह दी जाती है। उधर डॉक्टर मेयर्स मिनेसोटा में बेथ से मिलने वाले सभी लोगों से जांच पड़ताल वो पाती हैं कि बेथ का ड्राइवर वहां पर नहीं है और वो तुरंत ही उस ड्राइवर की खोजबीन का काम शुरू करती हैं। पूरी मेहनत के साथ डॉक्टर मेयर्स अपने काम को अंजाम देती हैं। अपने इस जांच के दौरान डॉक्टर मेयर्स बेथ के पति मैट से कहती हैं कि जब हांगकांग के लिए उनकी पत्नी गई तो शिकागो में वो 7 घंटे क्यों रुकी थी। इस पर मैट कहता है कि शिकागो में उसका एक्स बॉयफ्रेंड रहता था, इसका मतलब है कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही थी। डॉक्टर मेयर्स मरीजों को स्वस्थ लोगों से अलग करने के लिए वहां के एक इंडोर स्टेडियम में आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात करती हैं और बड़ी मशक्कत के बाद वहां के अधिकारियों से एक इंडोर आइसोलेशन सेंटर बना भी ले जाती हैं, जहां वो उन मरीजों को अलग करती हैं जहां उनका इलाज हो सके। अपने इस काम को पूरा करने के बाद डॉक्टर मेयर्स
डॉक्टर सेवर से कहती हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब वो होटल जा रही हैं और हम देखते हैं कि 14 दिन बीमारी के बीत चुके हैं। 14वें दिन जब मेयर्स उठती हैं तो वो भी उसी वायरस से बीमार हो चुकी होती हैं, यानी कि डॉक्टर मेयर्स भी मौत के रास्ते पर चल पड़ती हैं। डॉक्टर सेवर जब ये सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि मेयर्स को उन्होंने ही इस जांच के लिए भेजा था और आज उसी की वजह से वो मरने की कगार पर हैं। इधर डॉक्टर सेवर की सहायक डॉक्टर एली बताती हैं कि ये वायरस पिग, बैट और ह्यूमन से मिलता जुलता हुआ है। कई सारे इसमें राइबोसोम्स, माइक्रोसोम इसके अंदर बने हुए हैं और वो अपने साथियों से कहती है कि वो इन वायरस को अपनी लैब में कल्चर करें ताकि उसके जीनोम की स्टडी की जा सके और पूरी तरह से उसको दूर करने के लिए, उसको मारने के लिए दवा का निर्माण हो सके। जल्दी ही उसका जीनोम डेवलप कर लिया जाता है और उन सभी वैज्ञानिकों से साझा किया जाता है जो कि उसके इलाज के लिए वैक्सीन बना सकते हैं। अगले ट्रैक में हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑर्टिस हांगकांग अथॉरिटी से कहती हैं कि बेथ की यात्रा के दौरान वो जहां गईं उन सारी रिकॉर्डिंग की उन्हें ज़रूरत है। वो जानना चाहती हैं कि बेथ किन से मिली, कब मिली, कितनी देर तक मिली, किसको छुआ, क्या छुआ, और ऐसा करने के लिए उनके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग आ जाती हैं। एक एक करके डॉक्टर ऑर्टिस उन रिकॉर्डिंग को गहराई से देखती हैं और पता करती हैं कि अपनी उस विजिट के दौरान बेथ कहाँ मिली, किससे मिली, कितनी देर बाद की, और उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट वो बना लेती हैं। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर ऑर्टिस अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती, उनके साथी अधिकारी जो चीन के थे उनका किडनैप कर लेते हैं। इस किडनैप का कारण ये नहीं था कि वो कुछ पैसा चाहते थे। वो सारे अधिकारी अपने गांवों के लोगों के लिए वैक्सीन चाहते थे। वो जानते थे कि वैक्सीन बनेगी तो उन्हें तुरंत नहीं मिलेगी, अमीर लोग उसे पहले खरीद लेंगे। इसीलिए फैसला लिया कि डॉक्टर ऑर्टिस को किडनैप किया जाएगा और उनके बदले वैक्सीन उनसे मांगी जाएगी। उनकी सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर मेयर्स अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं, बेहद बीमार हैं, बोल नहीं पा रही हैं, कुछ समझ नहीं पा रही हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर लोगों की मदद करने का जज्बा कायम है। अपने साथी मरीज को कंबल देते देते उनकी सांस उनका साथ छोड़ देती है। हम देखते हैं कि एक सर्वोच्च बलिदान एक डॉक्टर दे रही है अपने काम के लिए और आखिर में उन्हीं लोग के साथ दफन हो जाती है जिनकी सुरक्षा के लिए उसने अपना पूरा प्रयास किया। अब हम एक और किरदार देखते हैं जो कि इन सब डॉक्टर से बिल्कुल अलग है। एलन जो कि एक ब्लॉगर है, एक ब्लॉगर जो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। वो एक होम्योपैथी दवा कंपनी से $4.5 मिलियन का सौदा करता है और एक झूठा प्रचार शुरू करता है। वो अपने ब्लॉग पर कहता है कि उसने एक खास तरह की दवा सेवन किया है जिसकी वजह से वो अब पूरी तरह से बीमारी से स्वस्थ हो गया है। उसके फॉलोअर उनकी बातों पर विश्वास करते हैं और इस फस्तिया दवाई के लिए एकदम से पूरे शहर में होड़ हल्ला शुरू हो जाता है। लोग दवा की दुकानों पर अफरा तफरी मचा देते हैं, लूटपाट शुरू हो जाता है। इस भागम भाग में कई सारे स्वस्थ लोग भी बीमार लोगों के संपर्क में आते हैं और ये महामारी और विकराल रूप में दुनिया के सामने आती है। देखते देखते पूरे शहर में मारकाट मच जाता है, लूटपाट चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन अभी भी एलन उस दवा का दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं है कि उससे किसको बीमार हो रहा है, कौन बीमार हो रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखना है। यहाँ तक कि सीडीसी के अधिकारी से एक चैट शो में वो सीधे तौर पर डॉक्टर सिवर पर आरोप लगाता है कि डॉक्टर सिवर जानबूझकर दुनिया को इस बीमारी से निकालना नहीं चाहते हैं। वो इस बीमारी के बारे में तथ्य छुपा रहे हैं ताकि लोग और बीमार हों, ताकि उनको घूस के रूप गलत था। और एलन ये सारे आरोप लगा के खुश होता है क्योंकि उसे मालूम है कि उस पर लोग विश्वास करने वाले लोग उससे कभी कुछ नहीं पूछेंगे। धीरे धीरे 21 दिन बीत चुके होते हैं। पूरी दुनिया में वैक्सीन पे काम शुरू हो चुका होता है लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। यहाँ सीडीसी की लैब में डॉक्टर एली भी देखती हैं कि सभी तरह के वैक्सीन के प्रयोग विफल हो रहे हैं। जिन जानवरों पर ये प्रयोग किए जा रहे हैं वो जानवर लगातार मरते जा रहे हैं। कोई भी जानवर जिंदा न बचने के मतलब है वैक्सीन अभी एनिमल ट्रायल में ही सफल नहीं हो पा रही है। और इन 20 दिनों में करीब 25 लाख लोग पूरी दुनिया में मर चुके हैं। ये बीमारी दक्षिण एशिया से लेकर के दुनिया के कई कोनों में अपना
विस्तार कर चुका है। हम देखते हैं कि वो जगहें जो लोगों से खचाखच भरी रहती थी, वहाँ मौत का सन्नाटा है। सभी कोलाहल शांत हो चुके हैं। एक डरावनी चुप्पी फैली हुई है। जिन गलियों में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, वहाँ सब सिर्फ धूल उड़ रही है। सारे प्रदर्शन, सारी रैलियां रुक चुकी है। दुनिया जहां थी वहीं थम गई है। सारे जिम, अजायब घर, हॉल, मॉल, प्लेटफॉर्म सब के सब थम चुके हैं, सब के सब रुक चुके हैं। ऐसी हालत में सरकार मदद करने के लिए लोगों को खाना मुहैया करा रही है, लेकिन लोग इतने निराश हो चुके हैं कि वो इन खाने की गाड़ियों पे हमला कर देते हैं, लूटपाट करते हैं। यहाँ तक कि वो खाली गाड़ियाँ जिनमें कुछ नहीं है, उनको भी वो अपना निशाना बना रहे हैं। अब तक 29 दिन बीत चुके हैं। अचानक सीडीसी की लैब में डॉक्टर एली को एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है। एक जानवर जो कि वैक्सीन के बाद भी जिंदा बचा है, एक कामयाबी कहानी कह रहा होता है, लेकिन डॉक्टर एली जानती है कि इसके अप्रूवल में कई दिन लगेंगे। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा फैसला लेती है और उस वैक्सीन को अपने ऊपर ट्रायल करने का वो एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लेती है। ये बिल्कुल एक खतरनाक फैसला था, क्योंकि इसमें उनकी जान जा सकती है, लेकिन अपने आत्मविश्वास, विज्ञान पर विश्वास को वो ऊपर रखती हैं। अपने पिता को बताती हैं, जो कि बीमार हो चुके हैं इस वायरस से, कि उन्होंने अपने ऊपर वैक्सीन का प्रयोग कर लिया है। ये सुनकर उनके पिता, जो कि एक डॉक्टर हैं, गर्व करते हैं और अपने पिता से आखिरी विदाई लेकर के डॉक्टर एली दुनिया को घोषित कर देती हैं कि वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफल हो चुका है और अब वैक्सीन एक बड़े स्तर पर निर्माण कार्य में लग चुकी है। लेकिन एलन अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है और वो प्रचार अपना जारी रखता है। संक्रामक अधिनियम के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन एलन जानता है कि उसके सरपरस्त उसे कुछ नहीं होने देते हैं और आखिर में होता भी ऐसा है। वो बिल्कुल आराम से इन सारी कैदों से बाहर निकल आता है। इधर डॉक्टर ऑर्टिस जहां किडनैप की होती हैं, वहां के लोगों से घुल मिलकर उनकी सहायता करती हैं। WHO का अधिकारी उस चीनी व्यक्ति को वो सारी वैक्सीन देता है जिसकी उसने मांग की थी और कहता है कि डॉक्टर ऑर्टिस को सुरक्षित उन्हें वापस कर दिया जाए। चीनी अपनी बात को पूरी तरह से फॉलो करते हैं और डॉक्टर ऑर्टिस को छोड़ देते हैं, लेकिन डॉक्टर अभी भी उन गांव वालों के प्रति चिंता में हैं और जब वो सुनती हैं कि अधिकारी ने गलत दवाइयाँ दी हैं तो बहुत दुखी होती हैं और तुरंत ही एयरपोर्ट को छोड़ करके वहाँ से चली जाती हैं। वैक्सीन डेवलप होने के बाद CDC और WHO के अधिकारियों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाती है ताकि वो अपने आप को, अपने घर वालों को सुरक्षित कर सके। डॉक्टर सिवर और उनकी पत्नी के लिए भी उन्हें 2 डोज दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सिवर अपने पड़ोस के सफाई कर्मचारी के बच्चे को अपने हिस्से की डोज दे देता है और कामना करता है कि वो लड़का सुरक्षित रहे, जबकि दूसरी डोज वो अपनी पत्नी को दे देता है और अपनी पत्नी की स्वास्थ्य की कामना करता है। यहाँ हम डॉक्टर सिवर के एक मानवीय चेहरे को देखते हैं। वहीं 135 दिन बाद जब बीमारी काफ़ी फैल चुकी है और वैक्सीन भी आ चुकी है, तो एलन देखता है कि अब लोगों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता है। इसीलिए अपने ब्लॉग को हिट करने के लिए, फॉलोअर को बढ़ाने के लिए अब वो उन मरीजों के इंटरव्यू लेता है जो कि वैक्सीन के पक्ष में बात करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की सोच रहा है, उसे सिर्फ अपने फॉलोअर और अपने मुनाफे की चिंता है। ये एक ऐसा चेहरा है समाज का जो कि हम अपने इर्द गिर्द सुनते हैं, देखते हैं, खबरों में पाते हैं। और अब वैक्सीन बड़े पैमाने पर बनना शुरू हो चुकी हैं। दुनिया के लोगों को वो बांटी जा रही हैं, लोग उससे स्वस्थ हो रहे हैं और वैक्सीन बड़े स्तर पर सरकारी और प्राइवेट चैनलों के द्वारा बांटी जा रही है। इधर मैट जो कि एक पिता है और जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी की इच्छा के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में सोचता है, वो एंड्रयू जो कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है, उससे मिलने से रोकता है। इस बात को लेकर के लॉरी बहुत दुखी है। वो नहीं समझती कि उसके पिता क्यों उसकी असल ज़िंदगी में इस तरह से दखल दे रहे हैं, वो क्यों उसके बॉयफ्रेंड को बाहर ढकेल रहे हैं, उससे दूर कर रहे हैं। वो नहीं समझ पाते एक पिता की मजबूरी जो कि सिर्फ अपने बेटी की जान की परवाह कर रही है। लेकिन जब मैट जान जाता है कि एंड्रयू को वैक्सीन लग चुकी है, तो वो अपनी बेटी के लिए खुद एक ड्रेस लेके आता है और अपने घर में एक प्रॉम नाइट का अरेंजमेंट करता है।
इस जगह वो उसके बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट करता है, जिससे मिलकर लॉरी बहुत खुश होती है। अपनी बेटी की मुस्कान को देख करके एक पिता बेहद खुश होता है, क्योंकि उसकी पूरी इच्छा सिर्फ और सिर्फ यही थी कि उसकी बेटी खुश रहे। अब हम इस कहानी के फर्स्ट डे के बारे में देखते हैं, जहां बताया जाता है कि सुअर का बाड़ा होता है जिसके ऊपर चमगादड़ रहते हैं। चमगादड़ों की कई सारी जूठन इन पिग्स को मिलती रहती है और ये पिग्स उन जूठनों को खा करके उन वायरसों को अपने अंदर ले आते हैं जो कि बैट के अंदर थे। ये पिग असल में एक फार्म हाउस है और इन पिग को अगल बगल के रेस्टोरेंट में किचन में बेचा जाता है। ऐसे ही हांगकांग का एक किचन है जहां एक शेफ एक पिग को रोस्ट कर रहा है, उसकी कोई डिश बनाने जा रहा है। अचानक उनसे मिलने मिसेस बेथ आती हैं, जो कि अपनी मीटिंग के लिए उस शेफ से कुछ काम के सिलसिले में मिलती हैं। जब वो शेफ ये सुनता है तो बिना हाथ को धोए वो सीधे आकर के मिसेस बेथ से हाथ मिलाता है और उनके साथ फ़ोटो खिंचाता है। और यहाँ हमें समझ में आता है कि यही वो क्षण था जब मिसेस बेथ को ये वायरस मिला था। अगर हम इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म उसी पेस में चलती है जिस पेस में वायरस फैलता है और कई सारे किरदार हैं जो हमारे दिमाग पर एक छाप छोड़ना चाहूँगा डॉक्टर मेयर्स का। ये एक सर्वोच्च बलिदान को दिखाती हैं। ये डॉक्टरों की उस जमात को हमारे सामने लाती हैं जो कि बिना किसी स्वार्थ के हमारी सेवा कर रहे हैं। वो उन सैनिकों की तरह से हैं जो अपने जान की बाजी लगा करके हमारे सामने खड़े हैं और इन वायरस और ऐसे कई सारे रोग कीटाणुओं से पहले अपने दो चार करते हैं। अपने हाथ अपने शरीर की किसी तरह की परवाह किए बिना वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो हम आज भी न्यूज़ में सुनते हैं। दूसरा चेहरा है एलन का, और ऐसे लोगों को देख करके हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि समाज में ऐसे कई लोग हमें देखने को मिलते हैं जिनके लिए मौत सिर्फ बिजनेस का एक नया आयाम है। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, उन्हें सिर्फ नाम चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि की कामना रहती है। तीसरा जो ट्रैक है वो है डॉक्टर एलन का, एक ऐसे रिसर्चर जिसको अपने ऊपर विश्वास है, विज्ञान पर विश्वास है, और ये विश्वास इतना मजबूत है, इतना ज़्यादा है कि वो एक ऐसे वैक्सीन का अपने ऊपर ट्रायल शुरू कर देती हैं जो अभी सिर्फ एक जानवर के ऊपर ही सफल हुआ है। ये किरदार हमें दिखाता है कि दुनिया ऐसे भी लोगों से भरी पड़ी है जिनका आत्मविश्वास इस मानवता की रक्षा के लिए सबसे ऊपर है। ऐसे लोग हमारे समाज में इसीलिए मौजूद हैं और इसीलिए हमारा समाज आज सुरक्षित है। अगला ट्रैक है जो इस मूवी का, उसमें हम देखते हैं डॉक्टर ऑर्टिस, जो इस बात की हिमायती हैं कि इस दुनिया में सिर्फ अमीरों को जीने का अधिकार नहीं है, गरीबों को भी स्वस्थ रहने का उतना ही अधिकार है। हमारी योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जहां अमीरों और गरीबों को बराबर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। सिर्फ इसलिए कि वैक्सीन अमीर खरीद सकते हैं वही जिंदा रहेंगे, ये पूरी तरह से हमारे सामाजिक ढांचे को ढा देगा। आखिरी किरदार है उस पिता का जो सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। वो जानता है कि उसके कई कदम उसके बेटी को दिल को दुखाएंगे, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर वो इन कठोर कदमों को नहीं उठाएगा तो उसकी बेटी की जान जा सकती है। उसके लिए अपनी बेटी की जान उसकी खुशी से बहुत ऊपर है। उसे मालूम है कि वो कभी न कभी तो अपने बेटी की खुशी के लिए कुछ ना कुछ कर लेगा। सबसे पहले तो उसे उसकी जान बचानी है। ये इस चैनल की पहला रिव्यू है। निश्चित रूप से कई सारी गलतियां होंगी, कई सारी इम्परफेक्शन होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे आपको और परफेक्ट वीडियो दूं। थैंक्स फॉर